नमस्कार। मध्य प्रदेश किसान भाइयों और महाराष्ट्र के किसान भाइयों, आज अपन फसलों की उन्नत बुआई की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। इसी में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दी जाएंगी, वो आपने अच्छे से सुनना है और पढ़ना भी है। अभी सबसे पहले जो बढ़िया बेकार जो प्रकोप चल रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ने का और लू से आपको बचाव के उपाय जो बताए जाते हैं वो करना बहुत जरूरी है। धूप के प्रभाव में और लू से बचाने के लिए भरपूर पानी पिए। प्यास लगने का इंतजार न करें, नियमित अंतरपाल में पानी पीते रहे। प्राकृतिक पेय जैसे नींबू पानी, छाछ, पना, कोकम, शरबत का सेवन करें और फलों में तरबूज, काकड़ी और संतरा जैसा रसीले फल खाएं। हल्के सूती कपड़े पहने। बाहर जाते समय सिर पर टोपी, रुमाल, छाते का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आंखों के सुरक्षा के लिए सनग्लासेस पहनना और जेब में प्याज रखिए। प्याज एक ऐसी चीज़ है, यदि अपने जेब में प्याज रहती है और उसको थोड़ा देर से हाथ को मसल के आप यदि सूंघते हैं तो धूप का प्रकोप कम होता है। और बाहर से आने पर ठंडे पानी से चेहरा धोए और रात को सोने के पहले ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। इन उपायों का अपना कर लू से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लू से बचना बहुत ज़रूरी है। आज और कल का यदि आप टेम्परेचर देखेंगे तो अबव 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है और अकोला शहर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आया है, जहाँ पे 44, 45, 44, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है। इसीलिए से लू से बचो। लू में कोई काम नहीं करना है। और लू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है 3:30 और 4 बजे के बाद में का जो लू है वो अपने को बहुत से ज़्यादा तकलीफ देता है। अभी इस 2 महीने के अंदर आप अपन जो लायु ले रहे हैं वो लायु इस प्रकार की उसकी जो तारीख दी हुई है 22 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 13 मई, 20 मई, 22 मई, 27 मई और उसके पूरे विषय दिए गए। इस विषय के लायु इस दिन आपको एक तो वीडियो टेलीकास्ट होगा या लाइव होगी। तो खरीफ फसलों का बीज का उपचार का महत्व दिया जाएगा। खरपतवार नाशक प्रयोग करने वाले जो करते हैं उसने इससे जरूर देखना है। मिट्टी में पैसा खाद डालने से पहले जान लेना है। आपको खाद डालते हैं उसके पहले मिट्टी उसका पैसा कैसा जाएगा, खाद डालने से पहले आपको ये लाइव में बताए। खरीफ की सभी फसलों की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। सोयाबीन की बुआई तक के महत्वपूर्ण टिप्स। खरीफ मक्का बुआई तक का नियोजन। कपास की खेती को लाभदायक बनाने वाली बातें और अरहर, तुअर की भरपूर पैदावार कैसे प्राप्त करें, इस विषय के ऊपर अपन 22 अप्रैल से लेके तो 29 मई तक अपन लाइव लेने वाले हैं। अभी अत्यंत महत्वपूर्ण है इस साल बारिश के लिए। अल नीनो की चेतावनी है। इस वर्ष मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अल नीनो की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज का जो बोल रहे हैं जो साइंटिस्ट है, जो अपने को पूरा इसका मालूमात देते हैं बारिश के बारे में, हवामान के बारे में, उसके लिए उनकी संभावना की जा रही है। ऐसे स्थिति में मिट्टी में अधिक से अधिक जल संचयन की ढलान के विपरीत जैसी आपकी ढलान होंगी खेत की, उस हिसाब से आपने उसकी मशागत करना है। बुआई, जुताई, आड़े मोड़ गिराना है और बीबीएफ तकनीक का अवलंबन करना है, जहाँ के में पानी रोक सकेंगे। कम पानी हुआ तो बेड के ऊपर गिला रहेगा और आपकी फसल अच्छी आएगी। इस ढंग से यदि आप अल नीनो के अंदर यदि इस टाइप से यदि खेत का काम करते हैं तो आपके फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बारिश कम भी हो गई तो भी इसके वजह से आपकी फसल अच्छी आ सकती है। अभी विभिन्न फसलों की उन्नत खेती विधियां। अभी विभिन्न फसलों की खेती की विधियां कि किस टाइप से बुआई करनी चाहिए, कैसी बुआई करनी चाहिए, जाकि अपने फसलों को खाद भी अच्छा मिले, पानी भी अच्छा मिले और ये दोनों मिलने से अपनी फसल भी अच्छी तरह से आपको उपज दे। खेती या भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
बढ़ती जनसंख्या, खाद्य आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए खेती की उत्पादकता बढ़ने की समय की मांग की जाती है। फसलों का भरपूर पैदावार केवल उत्तम बीज पर ही नहीं है, बल्कि काफी हद तक बुआई की तकनीक पर बहुत बड़ा निर्भर है। जलवायु, मिट्टी के प्रकार, पानी की उपलब्धता, फसल के स्वरूप अनुसार बुआई की विभिन्न पद्धतियां विकसित हुई है। पारंपरिक तरीकों से लेकर आधुनिक तकनीक पर आधारित शून्य जुताई, जीरो टिलेज बोलते हैं उसको, एसआरटी और ड्रिप सिंचाई पर आधारित पद्धति लाभदायक और टिकाऊ हो रही है। प्रत्येक फसल की शारीरिक आवश्यकता अलग अलग होती है। उदाहरणार्थ, धान के लिए आपको पूरा पानी डाल के पूरा कीचड़ करना पड़ता है, उसके अंदर उसके चिखलनी बोलते हैं या पुडलिंग बोलते हैं उसको, वो करना जरूरी है। बाद में या रेज बेड के ऊपर आप खेती कर सकते हैं, जहाँ पे बेड लगा के आप खेती करो। सोयाबीन, कपास के लिए सीड ड्रिल, सोइंग मशीन का यूज़, जो ड्रिल आता है उसका उपयोग करो, डिबलिंग करो, और ये सब फायदेमंद चीज़ें आपको करनी जरूरी है। उचित बुआई तकनीक के खाद, पानी के कुशल उपयोग होता है, मजदूरी का खर्चा कम होता है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। इस विषय के माध्यम से हम विभिन्न फसलों की आपको तकनीक का विश्लेषण दे रहे हैं। अभी कपास की बुआई की आधुनिक तकनीक, समान अंतर पद्धति, इसको क्या बोलते हैं कि इस भाई सरीका, ये इधर 2x2 ऐसा भी जाएगा बोलते उसको चौफली 2x2 पे लगाना है। इस पद्धति में क्या होता है, दो पौधे के बीच दूरी समान होती है। 3x3 पे लगाओ, 4x4 पे लगाओ, 5x5 पे, ये पुरानी समान अंतर पद्धति है। इस पद्धति के मुख्य रूप से भारी गहरी मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है, जहां कपास की वृद्धि बहुत अधिक और फैलने वाली होती है। इस पद्धति में सबसे बड़ा आधुनिक लाभ यह है कि ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर के साथ दोनों दिशा से आड़ी खड़ी आप पूरी उसकी बुआई जुताई कर सकते हैं। मजदूर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और उल्लेख खर्चा में कम बचत होती है। प्रति एकड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, अभी आप 4x4 पे लगाएंगे तो 1 एकड़ में आपके सिर्फ 3000 पौधे बैठेंगे। 5x5 पे लगाएंगे 2500 पौधे बैठेंगे, बोलते तो पौधे कम बैठेंगे, इसी के कारण आपको उपज भी कम आ सकती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बात ऐसी है, जब आपको इसमें अंदर आप ड्रिप चला सकते हैं या तो बीच में जुताई करके उसको और थोड़ी सी रस्सी बांध के उसके ऊपर अपन पौधों को थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा सकते हैं और बीच में पानी भी दे सकते हैं, इसमें ये हो सकता है। दूसरा है विषम अंतर पद्धति। विषम अंतर पद्धति बोले तो दो कपास की जो ओल जाएगी, लाइनें जाएगी, उसके अंदर का अंतर जो है बड़ा रहेगा और दो पौधों का अंतर कम रहेगा। उसके अंदर 4x1, 1.5 और 5x, आपकी जमीन के मकदूर के हिसाब से आपको अंतर का फाइनल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपके मालूमात के लिए दिया गया है। बीटी कपास हाइब्रिड किस्मों के लिए एक प्रमाणित पद्धति बन गई है। मिट्टी का उर्वरता और अनुसार कतरों के बीच दूरी तय की जाती है। हल्की मिट्टी के लिए कम और भारी मिट्टी के लिए अधिक दूरी लिखाई है। मैंने जो बोला है कि आपके ज़मीन का मकदूर बोले तो अब हल्की ज़मीन है, भारी ज़मीन है या मीडियम सॉइल है, वो उस हिसाब से आपको दो जो लाइनें हैं कपास की उसमें का अंतर आपको फाइनल करना है। इसका छिड़काव के लिए अच्छे से होता है। मजदूरों को खेतों में घुमाना आसान हो जाता है। कतरों के बीच खेलती हवा रहने से सूक्ष्म जलवायु अच्छी रहती है, जिससे फफूंदी जनित रोगों और रस चूसने वाले कीटों का प्रभाव इसके अंदर कम होता है। जोड़ ओड़ बोले तो दो जो लाइनें होगी वो नजदीक में होगी और बीच का जो दोनों लाइन का जो ये जगह रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, बाद में और 2 लाइन रहेगी। इसके अंदर क्या होता है, 2.5 फीट या 3 फीट लगाई जाती है। उसके बाद एक बड़ा पट्टा 4 या 5 फीट का खाली छोड़ा जाता है। उसके अंदर ड्रिप की सिंचाई, मल्चिंग का उपयोग कर सकते हो आप लोग। अत्यंत वैज्ञानिक और लाभदायक पद्धति है जोड़ ओड़ बोले तो 2 लाइनें नज़दीक 2 लाइन के अंदर आपको
यहाँ पे यदि एक लगाई लाइन तो दूसरी जो बीज है आपको 1.5 से 2 फीट के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। लागत और पानी की बचत, 2 कतरों के लिए ड्रिप की एक है, नली पर्याप्त, एक ही नली, 2 जोड़ लगाएंगे आप, 2 लाइनें जो लगाएंगे नज़दीक नज़दीक, उसके अंदर एक ड्रिप लाइन आपको काफ़ी हो जाती है। इसके अंदर खर्चे में बचत हो जाती है, खतों में खत देने के लिए आपको सुविधा हो जाती है। जो कपास के अंदर जो चौथी पद्धति है वो अति सघन बुआई पद्धति है, उसको दादा लाड करके एक हमारे बहुत बड़े किसान होके गए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। उसके अंदर जो बुआई होती है कपास की, एक तो क्लोज स्पेसिंग में होती है 3x5, 2x5, 3x1। इसके अंदर आपके कपास के पौधों की संख्या बढ़ जाती है। तो कपास के पौधों की संख्या बढ़ने से आपको उपज के अंदर और पैदावार भी आपकी अच्छी होती है। इसके लिए आपको जो कुछ भी कपास की जातियाँ लेनी है, वान लेने हैं, वो सीधे बढ़ने वाले वान चाहिए, फैलने वाले का नहीं चाहिए। और उस टाइप से वान बाजार में आए भी है। इसके अंदर बूस्टर की जो छावा है वो ये लागवड़ पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें क्या होता है, शाखाएं कम होती है, बोर्ड मुख्य तने के पास लग जाते हैं और खड़ा रहने के पौधा खड़ा होने से कंपटीशन नहीं होती है। दो पौधों के बीच में, 2 लाइनों के बीच में कंपटीशन नहीं होती है। पौधों की संख्या अधिक होने के कारण क्या होती है, भीड़ नहीं होती है। और यदि आपको इसके ऊपर सीमित जो उसकी जो बाढ़ है वो सीमित रखनी है, उसके लिए आपको लियोसिन या तो चमत्कार, ये संजीवक 45 से 60 दिन के अंदर छिड़काव करने से उसकी ऊंचाई और अनावश्यक वृद्धि को ये रोक सकता है। और वो रोकने के बाद क्या होता है, नीचे के टिंडे वगैरह आपके बड़े बड़े अच्छे बड़े बनते हैं और वो वजनदार बनते हैं। ये फसल के अंदर 140-150 दिन के अंदर परिपक्व होकर समय में चुनाई के लिए आती है। और फसल जल्दी निकलने के कारण जो पिंक बोलवर्म आता है, उसको गुलाबी सुंडी कहते हैं, वो चक्र से ये फसल सुरक्षित रहती है। सभी बोंड एक साथ खिलने के कारण भविष्य में मशीन द्वारा भी कपास की चुनाई कर सकते हैं। और उपयुक्त और हल्के मध्यम जमीन के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। यदि आप अति सघन लागवड़ में यदि आप कपास लगाते हैं तो आपकी उपज बढ़ेगी, जल्दी कपास खाली होगी, और जल्दी कपास खाली होने के बाद आपको रबी की फसल लेने के लिए आपका खेत तैयार रह जाएगा। अभी ये देखो, ये जो पद्धति बताई आपने, सीधा पौधा चला गया है। ये कितने नज़दीक आपको बताया गया है। यहाँ पे ये सीधा जाने के वजह से क्या हो गया, उसकी जो डिंडे है उसके वो एक सरीके आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और नीचे का डिंडे का वजन लीजिए और ऊपर का डिंडे का वजन लीजिए, एक सरीखा मिलेगा आपको, और उसके वजह से आपको उपज या पैदावार अच्छी मिल सकती है। कपास के अंदर यदि आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, अंतर फसल बोलते हैं उसको, अंदर मूंग लगाते हैं, तो खाली खेत खाली हो जाता है, जल्दी निकल जाता है मूंग, और कपास लेट होती है। उसकी वजह से ये पद्धति लगाते हैं। और कपास 160-180 दिनों की फसल शुरुआत में 45-60 दिन के अंदर बहुत धीमी रहती है। कपास की जो बाढ़ जो बोलते हैं अपन, उसका चलना जो होता है वो छोटा होता है। और मूंग बहुत कम अवधि में निकलने वाला एक फसल है जो 60 से 65 दिन में निकलती है। कपास के पत्ते एक दूसरे से मिलने के पहले मूंग की फसल निकल जाती है, और मूंग की वृद्धि तेजी से होने के कारण जमीन पूरी तरह ढक जाती है। इससे जमीन पर सीधी धूप नहीं पड़ती, खरपतवारों की आपको तकलीफ नहीं होती, और जमीन में नमी के कारण रुकने से कपास के लंबे समय तक नमी उपलब्ध रहती है। नाइट्रोजन की आपूर्ति और जैविक कार्बन भी आपको मूंग लगाने से मिलता है। इसमें से 30 से 40 किलो नाइट्रोजन, यदि आप मूंग की फसल लगाते हैं तो 30 से 40 किलो नाइट्रोजन आपको मिलता है, और वो जो आपको कपास के लिए अच्छा पड़ता है।
बुआई पद्धति और प्रमाण। कपास की 2 कतरों के बीच 4 फीट या 5 फीट होने पर मध्य भाग में मूंग की 1 या 2 कतारें या लाइनें डाल सकते हैं। कपास की बुआई के साथ मूंग की बुआई डिबलिंग करना आवश्यक है। मूंग पर आने वाले रज चूसक कीड़ों जैसे कि महुआ है, तुड़तुड़ा है, उसके लिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी पड़ता है ताकि वे कपास पर न फैले। इसलिए मित्र कीटकों लेडी बर्ड बीटल की संख्या बढ़ने वाली एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धति अपनाना फायदेमंद होता है। यदि आपका मित्र कीट बढ़ जाती है तो वो आपको कपास के लिए भी काम पड़ेगी, कीड़ों कपास के लिए जो कीड़ है उसके लिए भी काम पड़ेगी, और मूंग के लिए जो कीड़ आई हुई है उसके लिए भी काम पड़ेंगे। कपास में मूंग लगाने पर अंतर शस्य क्रिया, यदि आप मूंग लगाते हैं तो आपको कपास के अंदर कोई जुताई नहीं कर सकते आप, बराबर है, और ना कोई खरपतवार नाशक मार सकते हैं क्योंकि बीच में फसल आई हुई है। तो ये कठिनाइयाँ आ सकती है यदि आप ऐसा करेंगे। तो नहीं करेंगे तो आपका रेगुलर है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुआई बेड पद्धत, जैसा आपको बताया इस साल में अल नीनो का जो प्रकोप है वो प्रकोप से बचना है तो आपको बेड पद्धत या बीबीएफ पद्धत के ऊपर ही आपको फसलें लेनी चाहिए। प्रमुख जल परिवर्तन फसल की सुरक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से भारी मिट्टी जहां जल जमाव की समस्या होती है या शुष्क क्षेत्रों से नमी बनाए रखे। बेड तैयार करने की विधि, जमीन की पूर्व नांगरनी वखरनी जो जुताई बुआई जो करनी है आपको, वो बारिश होने से पहले आपको पूरे बेड तैयार कर लेनी चाहिए। और बेड की चौड़ाई जो साधारण 4 फीट से लेके तो 5 फीट तक रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई जो है वो आपको 1.5 से 2 फीट के ऊपर आपको उसकी बेड की ऊंचाई रख सकते हैं, और बेड का जो टॉप होता है वो आपको 1.5 फुट रहता है। बेड मेकर या बीबीएफ यंत्र का उपयोग आप कर सकते हैं इसके लिए, और की नालियाँ एक साथ तैयार की जा सकती है। बुआई का अंतर और पद्धत, ये जो है भारी जमीन के लिए 2 किनारों पर कपास की डिबलिंग और 2 कतरों के बीच में दूरी में 90 बाय 120 सेंटीमीटर पे 2 पौधों के बीच की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, 2 पौधों की जो दूरी होती है वो 1.5 से 2 फीट तक रख सकते हैं। 2 कतरों के बीच दूरी पौधों के बीच ये रखिए। डिबलिंग का जो है बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर में ज़्यादा डिबलिंग कर सकते हैं, और बुआई करने से बीज को हवा या नमी की सही अनुपात मिलता है जिससे अंकुरन जोरदार होता है। इसके अंदर आपको जो डिबलिंग करना है, जो कपास के बीज लगाना है, वो बुआई करनी है हाथ से। उसका डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, जो दोनों बीजों का अंतर कितना चाहिए वो रखा जाएगा, और 2 लाइनों का जो कतार है बेड के ऊपर उसका भी आपको अंतर जो है वो आपके ज़मीन के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर आप एक ड्रिप लाइन बेड के ऊपर डाल सकते हैं, जहाँ से आपको आगे यदि पानी देने का काम पड़ेगा तो आप वो ड्रिप से, ठिबक से आप पानी दे सकते हैं। बेड पद्धति ऐसी इस टाइप से बेड पद्धति होती है, आपको ये बताया। देखो इसकी वो वर्षा होने में क्या होता है, बेड के दोनों के नालियों से अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूप ज़्यादा बरसात होकर निकल जा सकता है। इससे कपास की जड़ें नहीं सड़ती, फसल को जल्दी वापसा स्थिति में लाती है। बेड के ऊपर की कपस जो है वो कितना भी बारिश हो जाए वो वापसा में आ सकती है क्योंकि पानी उससे निकल जाता है। नमी बनाए रखी जाती है, और जड़ों की विकास मट्टी नरम रहने से, भुस रहने से उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छी गहराई तक जाती है, और पोषक तत्वों का अनुशोषण कुशलता से होता है। जहाँ की जो ज़मीन के अंदर आपने जो खाद दिया हुआ है, कुछ सूक्ष्म अन्न द्रव्य, दुय्यम अन्न द्रव्य डाले हैं, उसका उच्च अच्छे ढंग से ऊपर हो जाता है। अभी ये हो गया कपास के बारे में। कपास के बारे में आपको मैं तो राह दूंगा कि भाई अति सघन लागवड कीजिए, और उसके अंदर हमारे जो किस्म है छावा ये आप लगा सकते हैं, और दूसरा बेड के ऊपर कपास लगाइए, बढ़िया आपको पैदावार आ जाएगी और उपज भी अच्छी हो जाएगी। अब सोयाबीन के अंदर विभिन्न पद्धति है। पारंपरिक बुआई पद्धति है, बैल और ट्रैक्टर से बुआई कर सकते हैं। दूरी और बीज इसमें कैसा रहता है, 2 कतारों के बीच में 30 से 45 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस होता है। बुआई की जाती है। प्रति एकड़ में आपको 25 से 30 किलो बीज लगता है।
ये पद्धति सबके परिचित है, सब तरफ आप किधर भी जाएंगे तो 1.5 फीट का ही लगा हुआ है, कई जगह 2 फीट का है। इसमें नुकसान और सीमाएं, बुआई के समय बीज लगातार सघन डांट गिरने का असर होता है जब चलता है तब। 2 पौधे के बीच की दूरी समान नहीं रहती है, आगे पीछे होता है, कुछ 4 इंच पे जाएगा, कुछ 6 इंच पे जाएगा, जैसा ट्रैक्टर चलेगा उस हिसाब से होता है। इसके कारण क्या होता है, पौधों में भीड़ हो जाती है, और पौधों में भीड़ हो गई, यदि आपको जो सूरज के किरणों का या इसका यदि असर नहीं मिला तो पौधा बराबर बढ़ता नहीं है, और फिर आपको उपज के अंदर तकलीफ जाती है। अधिक वर्षा के कारण जल भराव से पीली पड़ सकती है, और बारिश न होने पर नमी जल्दी खत्म हो जाती है। ये जो पुरानी पद्धति है ट्रैक्टर से, इसके लिए आप यदि उसके ऊपर आगे की जो पद्धति आपको बताऊंगा मैं, उसके लिए जगह तो अच्छा रहेगा। ये देखो कैसा हो गया पूरा क्रॉप। अब इसके अंदर आपको कितना अंदर नमी है या नहीं है, सूखा है, कीड़ों का प्रकोप कितना हो गया, इसमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा आपको। इस वजह से आपने क्या करना है, डिबलिंग पद्धति लेनी है। ये अत्यंत वैज्ञानिक उत्पादन बढ़ाने वाली पद्धति है। इसमें पहले 3.5 से 4 फीट के बेड, जिसमें गादी वाफा बोलते हैं अपन, तैयार किए जाते हैं, और उस पर मजदूरों का या आधुनिक डिबलिंग यंत्रों के सहायता से बीज निश्चित दूरी पर बोया जाता है। दूरी 2 कतारों में 45 सेंटीमीटर और 2 पौधों में 10 से 15 सेंटीमीटर। इसके अंदर आप 45 या 10 या 45 या 15 से दूरी पर वो डिबलिंग मशीन आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बीज की मात्रा भी आपको आधी हो जाती है, 12 से 15 किलो बीज, आपका 50% बीज बचता है। इसमें क्या क्या फायदे होते हैं आपके, प्रत्येक पौधों को बढ़ाने के लिए समान जगह, हवा, पानी सब अच्छा मिल जाता है। शाखाएं या फलियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बेड़ के कारण मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है, और बीज की बड़ी बचत होने के कारण उत्पादन बढ़ता है। यदि मजदूरों को डिबलिंग करानी हो तो समय अधिक लगता है और मजदूरी का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अंदर ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। यदि मजदूर आपके पास है तो उससे करो, नहीं तो डिबलिंग मशीन लाएंगे आप तो डिबलिंग मशीन से करो, कोई हरकत नहीं है। पर ये पद्धति बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये डिबलिंग, इसमें क्या हो गया, बीच में पानी आ गया, नीचे चला गया, ऊपर आपका बेड के ऊपर आपकी फसल रखी हुई है। इस टाइप से आप डिबलिंग कर सकते हैं। आप डिबलिंग मशीन भी आता है, और डिबलिंग मशीन से भी आप फसल कर सकते हैं। अभी आप देखिए इसके अंदर कितना आपको फसलें ये मिल रही है। ये जोड़ पद्धति के अंदर कुछ नुकसान और कुछ सीमाएं बोले तो कुछ आपको ये करना पड़ता है कि जल्दी जो काम करना है वो फटक दिशा करना पड़ता है। इसके पद्धति बुआई यंत्र सीडील में आपको विशिष्ट बदलाव करने की जरूरत है पड़ती है, और सटीक नियोजन की आवश्यकता है बोले तो जल्दी करना चाहिए। अब ये बुआई यंत्र कैसा होता है, पहला जो ये बुआई यंत्र है, पहला जो आपका ड्रिल है उसको खाली रखना है। दूसरे बीज के अंदर 2 सोयाबीन की नलियाँ सोयाबीन का बीज छोड़ना है, और चौथा रिकामा छोड़ना है, 5वां सोयाबीन, 6वां, 7वां। इस टाइप से यदि आप बुआई करते हैं तो इसके अंदर देखो क्या होता है, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पानी भी आ गया तो निकल चला गया, और पानी, बारिश कम हो गई और पानी है तो यहाँ पे नमी आपको मिल जाएगी। इस हिसाब से आपकी फसल अच्छी रहेंगी। तो ये भी पद्धति आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाद में बीबीएफ तो सबसे बढ़िया पद्धति है। आप कपास के लिए लगाओ या सोयाबीन के लिए लगाओ या तुअर के लिए लगाओ, सबके लिए बीबीएफ पद्धति सबसे बढ़िया है। इसके अंदर मक्का, उड़द, मूंग के लिए भी उपयोगी ला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन सोयाबीन के सर्वाधिक उद्यम मानी जाती है। प्लांटर द्वारा बेड तैयार करना, बीज को खाद बोना, दोनों तरफ से नाली बनाना, ये सभी काम एक साथ होते हैं। दूरी और बीज मिट्टी का उर्वरता के अनुसार एक बेड के ऊपर 45 सेंटीमीटर की 3 या 4 कतारें, बोले तो आपको बताता हूँ मैं आगे, 45 सेंटीमीटर की 3 या 4 कतारें, और इधर का एक खाली और आखिरी वाला एक खाली रहेगा। इसके अंदर 20 से 25% तक का बीज आपका बचत होता है, या कि 20 से 22 किलो एकड़ के अंदर बीज लगता है। अधिक वर्षा होने के बाद नाली के अंदर पानी बाहर निकल जाता है। इसके विपरीत कम यदि वर्षा होती है तो दोनों भी इन नलियों के में पानी रिस कर बेड में नमी लंबे समय तक बनी रहती है।
बीज की बचत, उत्पादन में छिड़काव और सुगमता। इसके लिए विशेष बुआई यंत्र की आवश्यकता होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध है और कई जगह पे कृषि विभाग ने भी काश्तकारों को दिए गए हैं। आप बीबीएफ से यदि सोयाबीन की बुआई करते हैं तो सबसे बढ़िया आपका क्रॉप रहेगा और आपको फसल भी अच्छी आ सकती है। अब ये देखो बीबी, इसमें क्या किया है, पहला जो है उसको खाली छोड़ा हुआ है, 4 में बुआई की है, आखिरी वाला खाली छोड़ा हुआ है। इस टाइप से बीबीएफ का मशीन आपको मिलता है। नहीं तो आपका जो ड्रिल मशीन है उसको भी आप बीबीएफ बना सकते हैं। अब ये देखो बीबीएफ के लगाने से फायदे क्या है, बीच में पानी रुका हुआ है, ज़्यादा पानी हो गया नीचे निकल गया, कम पानी है, पानी बीच गया, नमी पकड़ी हुई है और क्रॉप कितना बढ़िया दिखता है। इसलिए आपको जो कुछ भी बुआई करनी है सोयाबीन की वो आप बीबीएफ से करिए। अभी तुअर के बारे में बात करेंगे। तुअर या अरहर गड़ी जड़ों वाली लंबी अवधि की फसल है। इसके लिए पौधा दो कतारों के बीच में दूरी महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध और एकल बुआई का जब खेत में अरहर की फसल ली जाती है उसे एकल बुआई कहते हैं। यह मुख्य रूप से भारी मिट्टी में सिंचाई और सुविधा वाले क्षेत्र में फायदेमंद है। तुअर अरहर जो है, यदि खेत आपकी जमीन बहुत बढ़िया है, पानी निकलने वाली है, पौधे पकड़ने वाले, उसके अंदर तो अरहर की फसल एकदम अच्छी आती है। प्रति एकड़ पौधों की संख्या निश्चित रखी जा सकती है जिसमें पौधों का फैलाव अच्छा होता है। दूरी मध्यम अवधि की किस्मों के लिए 90 बाय 2 सेंटीमीटर, लंबी अवधि या भारी जमीन के किस्मों के लिए जैसे उदाहरण बोले तो आपको बोला जाता है कि भाई ये किस्में गोदावरी है, बीडीएन 711 है, 120 बाय 30 सेंटीमीटर या तो 150 बाय 30 सेंटीमीटर पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान 180 बाय सेंटीमीटर 6 फीट दूर फिर बुआई करते हैं जिसकी शाखाएं भरपूर आती है। अंतर शस्त्र किया छिड़काव और फलियों की तुड़ाई आसान से हो जाती है। अब ये देखिए तुअर की फसल जो सिंगल क्रॉपिंग है उसके अंदर की ये फसल है, कितनी इसके फूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फलियां दिखाई पड़ रही है। यदि आप इस टाइप से कर सकते हैं तो ऐसी टाइप की फसल दिखेंगी। जोड़ ओड़ पद्धति जो सोयाबीन के अंदर बोला है वो तुअर के अंदर वैसी रूप से सिंचाई प्रबंधन सूर्य प्रकाश और अधिकतम उपयोग करने के लिए उपयोगी है। इसमें अरहर की 2 कतरों के पास लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर लगाई जाती है और उसके बाद एक बड़ा पट्टा छोड़ा जाता है जो 150 बाय 100 सेंटीमीटर का खाली छोड़ा जाता है जहाँ के अंदर आपका कोई क्रॉप नहीं होता है। खाली पट्टे के कारण हवा खिलती रहती है और सूर्य का प्रकाश नीचे से शाखाओं तक पहुँचता है और ड्रिप सिंचाई के लिए यह पद्धति अत्यंत प्रभावी है क्योंकि 2 कतारों के बीच एक लैटरल पर्याप्त होती है। ये देखिए 5 फुट 10 फीट खुला हो गया, 2 फीट पे लगाया, 10 फीट खुला 2 फीट लगाया, इस टाइप से ये पद्धति आती है। मिश्र फसल बोले तो इसके अंदर आप बीच में क्रॉप ले सकते हैं। अभी क्रॉप यदि लेने की है, अरहर हवा से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है जिसका लाभ 7 वाली फसलों के बीच में मिलता है। सोयाबीन अरहर 4 बाय 1, 5 बाय 1 या 2 बाय भारी जमीन के लिए लगा सकते हैं। कपास और अरहर, कपास की 8 से 10 कतरों के बाद अरहर की एक लंबी कतार लगा सकते हैं। बोले तो कपास का 2 लगा दिए, 5-6 लाइन लगाइए, 8 एक लाइन लगाए, बाद में और एक अरहर की लाइन लगाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। मूंग उड़द उले की भी आप वैसा कर सकते हैं। 2 जो अरहर के बीच में जो 2 खाली जगह रहेगी उसके अंदर आप 2 या 3 मूंग या उड़द के फसल बो सकते हैं। मुख्य फसल प्राकृतिक में प्रभावित होती है तो अरहर से निश्चित आय प्राप्त होती है। अब इसमें क्या है ये आपको बताया गया है। ये सोयाबीन लगाए हुए हैं 3 1 2 3, बाद में अरहर लगाई हुई है। सोयाबीन अरहर, इसमें क्या है, सोयाबीन खाली रखा हुआ है, बाद में तूर लगाई हुई है, बाद में खाली रखा हुआ है, बाद में सोयाबीन लगाया हुआ है, बाद में इस टाइप से आप लगा सकते हैं। एक सोयाबीन, एक खाली, बाद में तुअर खाली, 2 सोयाबीन खाली, इस टाइप से आप जो आपका बुआई यंत्र है उसके अंदर आप इस टाइप से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इस टाइप से यदि एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आपकी फसल की बुआई बहुत अच्छे से हो सकती है। पारंपरिक पद्धति जो रेगुलर है, किसान बैल सहायता, तिफन या पावर ड्रिल से बुआई करते हैं।
अरहर की बुआई सीधी कतार में न करके अन्य फसलों के जैसे ज्वार बाजरा मिश्रित रूप से लगाते हैं। पारंपरिक पद्धति 2 पौधों के बीच दूरी निश्चित रहती है। आधुनिक बदलाव में आप पारंपरिक पारभार डिबलिंग यंत्र टोकन यंत्र आए हुए हैं। आप बीबीएफ यंत्र का उपयोग बढ़ा सकते हैं जिसमें बेड पर सटीक दूरी से बुआई संभव हुई है। अरहर के उत्पादन में सेंडा खुड़ना ये सबसे बहुत ही फायदेमंद चीज है। सेंडा तो खुड़ना है आपको। इसका कैसा है, जब पौधा 30 से 45 दिन का हो तब उसका ऊपरी सेंडा तोड़ो। तोड़ने से बगल शाखाएं मिलेंगी, शाखाएं की संख्या बढ़ेंगी और अतः पैदावार में तुअर के लिए जितनी शाखाएं ज़्यादा उतना आपको फूल अच्छा मिलेगा और आपकी उपज बढ़ेगी। तो पहला ये 3 बार कट किया जाता है, एक 30-45 दिन के बाद, एक 55-60 के और बाद में 70-75 दिन के बाद में। ये देखो तो जो खुड़ते हैं ना तो उसके लिए देखो नीचे से तुअर ज़्यादा बड़ी नहीं है पर आपको उसकी जो फांदियाँ होती है, शाखाएं जो होती है वो कितनी दिखाई पड़ रही है आप इसके अंदर आपको बताया गया है। हल्दी और अदरक के लिए बुआई पद्धति, हल्दी और अदरक के लिए आपको बेड पर ही बुआई करनी है, उसके लिए कोई ही दूसरा विकल्प नहीं है। बेड के ऊपर बुआई करें। देखो इस टाइप से बेड कराए हुए हैं इसके, ये बेड गिरा रहे हैं। बेड ये बीच में आपको यहाँ पे हल्दी लगेंगी, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हल्दी लगेंगी। इस टाइप से बेड बनाना है आपको। और मिर्च के लिए भी बेड तैयार करने की विधि है इसी टाइप से। मिर्ची के लिए बेड, ये बेड बड़ा होता है, मिर्ची का बेड छोटा होता है। बेड इस टाइप से बनाइए। आपकी ड्रिप की लाइन कैसी गई हुई है, 4 फीट की गई है, 3.5 फीट की गई है, 5 फीट, उस लंबाई के चौड़ाई के हिसाब से आपको बेड बनाने हैं। ये देखिए, ये बेड बनाने के पहले पूरा रोटावेटर से पूरा बारीक उसकी मट्टी पूरी बारीक कर रही है। वो होने के बाद में इस टाइप से बेड बनाए जा रहे हैं। ये खाली है, यहाँ पे ये बेड बनेगा, बेड का इस टाइप से बेड बन जाएंगे। रोटावेटर से समझ कर इस प्रकार नालियाँ बन जाती है। इस प्रकार से ये नालियाँ बन रही है और नालियाँ बनने के बाद में उसका बेड बनाया जाता है। सरी औरंबा पद्धति बोलते हैं इसको। और मल्चिंग बिछाने की पद्धति, ट्रैक्टर से मल्चिंग बिछ सकता है, बैलगाड़ी से, बैलों के औजार से भी मल्चिंग बिछाया जाता है। जनरली मिर्ची के अंदर मल्चिंग ज़्यादा तौर पे पैमाने पे वापरे जाता है। और मल्चिंग के ऊपर यदि आप क्रॉप लेते हैं तो सबसे बढ़िया फ़ायदा एक तो है घर खरपतवार नाशक का और ज़मीन की नमी रहने की, और कोई भी जीवाणु विषाणु रोग जो कि ये होते हैं उसका फैलाव न होने का। इसलिए आपको मल्चिंग पे यदि आप क्रॉप लेते हैं तो सबसे बढ़िया क्रॉप हो जाएगा आपका। ये देखो ये मल्चिंग कैसा डाला जा रहा है यहाँ पे। इस टाइप से आप मल्चिंग के ऊपर कर सकते हैं। बैलगाड़ी से कैसा मल्चिंग डाला हुआ है दोनों आपको बता दिया रहा है यहाँ पे। ये पूरा लाइव है, ये किसानों के खेतों में का लिया गया है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये अपन ने मैनेज करके इसको बनाया हुआ है करके। गन्ने की बुआई, गन्ने की बुआई में सूखी बुआई का लाभ क्या है? मध्यम से भारी मिट्टी गन्ने सूखी बुआई वापसा नमी वाली अवस्था में बुआई करना लाभदायक है। कतरों में जैविक रासायनिक खाद और पोषक तत्व डालकर कुदली या बलराम हल से उसको मिला देना चाहिए। इसमें खाद की मिट्टी अच्छी तरह मिल जाएगी और गन्ने की आँख लगाने के लिए उपयुक्त जगह तैयार हो जाएगी। नाली में 2 या 3 गहराई पर उचित दूरी पर गन्ने टुकड़े रखकर मिट्टी से ढक दें। बुआई के बाद 2 से 3 बार हल्की सिंचाई, पानी हल्का पानी देने का। जब बुआई करोगे ना आप, हल्का सिंचाई का पानी देने का। उसमें गन्ने के टुकड़े सही दूरी पर लगाए जा सकते हैं। 15 से 20 दिन में अंकुरन पूरा हो जाता है और अंकुर जोरदार आते हैं और 50 से अधिक अंकुरन होता है। अंशतः उत्पादन में बड़ा उत्पादन बढ़ता है सूखे बुआई में। और गीली बुआई, हल्की मिट्टी में गीली बुआई करना चाहिए। भारी मिट्टी में गीली बुआई करने से अंकुरन में देरी होती है, अंकुरन असमान होता है और पौधे के बीच में सही दूरी बनाना मुश्किल होता है। हल्की जमीन के अंदर आपको बुआई जो है वो गीली बुआई करना है और भारी जमीन के अंदर आपको सूखी बुआई कर। पर गन्ने की संख्या कम होती है और उत्पादन में गिरावट आती है। गन्ने की बुआई मुख्य रूप से 1 आंख, 2 आंख या 3 आंख वाले टुकड़ों में, जो उसके ये होते टुकड़े किए जाते हैं वो 1 आंख, 2 आंख या 3 आंख वाले टुकड़ों में ही
की जाती है। एक आख पद्धति में प्रति 1 टन से कम 700 से 900 किलो आपको मिट्टी लगती है। 3 आख वालों में आपको ज़्यादा 3 से 4 टन लगती है, और 2 आख वालों में आपको जो लगती है मिट्टी वो 3 आख वालों से ज़्यादा लगती है। तो आपको जो पसंदीदा होगा गन्ने का टिंडा जो लगाना है तो कट करके टुकड़ा, वो आपको एक आख पद्धति में लगा सकते हैं। एक आख पद्धति में आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो आख है वो कित ताकतवर कैसी है, उसी टाइप से करोगे। नहीं तो 3 आख वाले लेकिन 2 आख, तीनों में से आप जो आपको पसंद पड़ेगा उस टाइप से गन्ने को काटने का है और आपको लगाने का है। इस टाइप से आपको ये बताया गया है। इसमें आपको कोई भी अड़चन आती है तो आप व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट का जो हमारा 88 16 78 88 के ऊपर आप सवाल दे सकते हैं, उसके जवाब हम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।